गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो ये वीडियो है वो क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें चैप्टर नंबर 3 जो है हम लोग का ड्रेनेज सिस्टम, उसके बारे में ये वीडियो बनाया जाएगा, जिससे कि क्लास 9th के विद्यार्थी इसको देखकर, सुनकर, पढ़कर चैप्टर नंबर 3 की तैयारी कर सकें। तो जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ना क्या क्या है। तो ड्रेनेज सिस्टम का हिंदी होता है नदी तंत्र, अपवाह तंत्र भी कहा जाता है उसको। तो जो ये अपवाह तंत्र है यानी कि ड्रेनेज सिस्टम है यानी नदी तंत्र है, तो रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज को मिलाकर यानी नदियां और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर जब अध्ययन किया जाता है तो उसी को ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है कि पूरे भारत की नदियों को, इंडिया के नदियों को 2 वर्गों में डिवाइड किया जाता है, यानी इंडियन रिवर्स are divided into 2 groups। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, एक को कहते हैं हम लोग माउंटेन रिवर, और दूसरे को कहते हैं प्लेटिव रिवर। माउंटेन रिवर को पेरेनियल रिवर कहा जाता है और ये प्लेटिव रिवर को सीजनल रिवर्स कहा जाता है। यानी ये जो पर्वतीय नदियां होती हैं इसको हम लोग पेरेनियल रिवर कहते हैं, और ये जो प्लेटिव रिवर है यानी कि इसको हम लोग पेनिनसुलर रिवर भी कहते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स भी बोला जाता है। तो जो पेनिनसुलर रिवर्स है उसको सीजनल रिवर कहा जाता है, यानी कि इसको हम लोग मौसमी नदी कहते हैं और इसको हम लोग 12मासी नदी कहते हैं। यानी इन नदियों में, पर्वतीय इलाके की जो नदियां हैं, इन नदियों में सालों भर पानी भरा हुआ होता है, यानी इसमें सालों भर पानी होता है, जिसके कारण इसका नाम पेरेनियल रिवर दिया जाता है, यानी कि 12मासी नदी कहते हैं। और इसको कहते हैं हम लोग मौसमी नदी। ठीक है, तो ये 12मासी नदी हो गया, ये मौसमी नदी हो गई। तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं, जैसे हिमालयन रिवर्स है, माउंटेनल रिवर है, तो वो जो निकलती हैं, तो ये जो हम लोग को पढ़ना है इसमें मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माउंटेनल रिवर में पेरेनियल रिवर को। तो सबसे पहले अब ये देखना है कि यहां से जो भी नदियां निकलती हैं, तो वो नदियां जो निकलती हैं वो 3 तरह के कार्य, कोई भी नदी है यानी उसको हम लोग कहते हैं वर्क ऑफ रिवर। नदी का 3 काम होता है। पहला होता है इरोजन का काम, पहला। दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम, और तीसरा होता है
डिपोजिशन का काम, डिपोजिशन का काम। ये नदी जो है सबसे पहले वो जब निकलती है, यानी कि दो तरह की नदियां हैं, एक पेरेनियल रिवर है और दूसरा आपको सीजनल रिवर है। तो पेरेनियल रिवर जो होती है वो आपको ऊंचे स्थानों से निकलती है, पर्वतीय इलाकों से निकलती है, और जब वो पर्वतीय इलाके से निकलकर चलती है तो पहाड़ के ढलानों पे वो बॉटम इरोजन करती है, यानी कि वह किनारे वाले भाग को कम काटती है और उसके तली को ज्यादा काटती है, इस भाग को ज्यादा काटती है और इस भाग को और इस भाग को कम काटती है। तो जब इस भाग को काटती है तो उस मलबे को वह अपने साथ में काटने के साथ साथ उसको बहा कर ले जाने का भी काम करती है, जिसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और जब उसको काटने की क्रिया करती है तो उसी को हम लोग इरोजन कहते हैं। तो एक तरफ इरोजन हो गया, दूसरे तरफ उसको ले जाने का काम में, जिसको ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। और जब ये ट्रांसपोर्टेशन करती है तो जब नदी पहाड़ी इलाके से निकलती है तो तीव्रगामी होती है, तो वह तेजी के साथ मलबे को बहा कर ले जाती है, काटती है तेजी के साथ, अपने साथ बहा कर ले जाती है। और जब ये नदी पहाड़ी इलाके से मैदानी इलाके में जाती है, यानी कि लो लैंड में जाती है, तो वहां जाने पर ये लो लैंड में जैसे ही जाती है इसकी तीव्रता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप कम हो जाता है। पर्वतीय इलाके में देखिएगा कि काफी स्लोप होता है, जिसके कारण नदी तीव्रगामी होती है, लेकिन मैदानी इलाके में ये क्या होती है, ये बहुत नाम मात्र का रह जाता है, यानी वहां पे स्लोप होता ही नहीं है, क्योंकि वहां का लैंड जो होता है वह पेनी प्लेन या प्लेन होता है। अब वहां पे नदी की शक्ति कम हो जाती है, उसका स्पीड कम हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया नहीं कर पाती है, जिसके कारण वह अपने मलबे को जो ढोने का काम करती है, जिसको बहा कर ले जाने का काम करती है, उसको धीरे धीरे उस मैदानी इलाके में जमा कर देती है। तो जमा करती है तो वही जो मलबे को जमाव करती है उसी को डिपोजिशन की क्रिया कहा जाता है। यानी जब डिपोजिट करती है मलबे को तो वहां पे किसी न किसी तरह के किसी न किसी क्षेत्र का निर्माण होता है, तो किसी न किसी एरिया का निर्माण होता है। नहीं, कोई कहीं ऐसा करती है कि कहीं ऊंचे स्थान का निर्माण कर देती है, थोड़ा कहीं लो लैंड रहता है तो उसको थोड़ा अपग्रेड कर देती है। तो नदी के द्वारा जो इन मलबे का जमाव किया जाता है, तो इस मलबे से जिस तरह के मिट्टी का फॉर्मेशन होता है उस मिट्टी को एलुवियल सॉइल बोला जाता है, यानी उपजाऊ मिट्टी बोला जाता है, और यही मिट्टी दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। इसी क्षेत्र में लो लैंड वाले इलाके में याद रखिएगा कि एलुवियल सॉइल पाया जाता है, और विश्व का सबसे उपजाऊ मिट्टी इसी मिट्टी को कहा जाता है, जिसके कारण इस मिट्टी पर एग्रीकल्चर का कार्य सबसे अधिक होता है। और जब यह एग्रीकल्चर का कार्य सबसे अधिक होगा तो निश्चित ही तौर पे यहाँ पे लोगों का निवास भी सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि लो लैंड वाले इलाके में, यानी प्लेन इलाके में विश्व की सबसे घनी आबादी निवास करती है। यानी आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं भारत में देखिएगा कि आपका जो गंगेटिक प्लेन है वो लो लैंड है, जहां पे प्रत्येक साल बाढ़ का पानी आता है, नदियां आती हैं और इस रास्ते से गुजर कर क्रॉस करती हैं, और नदी का जो एम होता है वह एक ही होता है, उसका एम ऑफ रिवर। नदी का जो एम होता है वो एक ही होता है, वो क्या होता है, वो होता है सी और ओशियन को प्राप्त कर लेना, यानी सागर और महासागर को प्राप्त कर लेना। यानी ओशियन को ये प्राप्त कर लेती है, महासागर को ये प्राप्त कर लेती है, इसका लक्ष्य समा। और यही सर्किल, यानी
वो क्या होता है, वो सर्किल ये चलता रहता है, साइकिल यह चलते रहता है और इसी के साथ हम लोग का भी साइकिल चलते रहता है। नदी आती है, बहा कर ले जाती है, कटाव करती है, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन ढो के ले जाती है, फिर जमा करती है, नहीं तो इस तरह की क्रिया होती रहती है, जिसके कारण इस धरती पर निरंतर जो भी क्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं। हाँ, ये जरूर है कि लगातार और निरंतर चलने वाली क्रिया धीमी गति से होती है और तेज गति से होने वाली क्रियाएं वो बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं। वो साइकिल हर समय वो साइकिल नहीं चलते रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो भी निरंतर और लगातार चलने वाली क्रिया है वो धीमी होती है और धीरे धीरे होती है और कालांतर में ये होते रहता है। तो इस तरह से हम लोग एम ऑफ रिवर भी पढ़े और वर्क ऑफ रिवर भी पढ़े। अब देखिए, नदी कोई भी हो जो पहाड़ी इलाके से निकलती है, वो उसका उद्देश्य होता है सागर महासागर को, सी और ओशियन को प्राप्त कर लेना। तो सी और ओशियन को प्राप्त करने से पहले जब वह वहां तक पहुंचती है नदी, तो देखिएगा कि वहां पे नदी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है और यहां से ऐसे सी और ओशियन में मिलती है। तो मिलने के दौरान यहाँ पे वो क्या करती है, जिन मलबे को हल्का फुल्का या जो भी मलबा होता है उसको यहाँ ला करके और जमा कर देती है अंतिम मुहाने पे। जब अंतिम मुहाने पर उस मलबे को जमा करती है तो जो मलबा होता है वो जब जमा होता है तो वहां पे एक क्षेत्र का निर्माण होता है, एक एरिया का निर्माण होता है। वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। ट्रायंगुलर होता है और ट्रायंगुलर जो एरिया का निर्माण होता है इसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। इसको डेल्टा बोला जाता है, इसको डेल्टा बोला जाता है। और याद रखिएगा, भारत की कुछ नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं और उसमें भी खास तौर से हिमालय पर्वत में देखिएगा हिमालय पर्वत में देखिएगा कि ये जो नदी है, आपको हिमालय की जो नदियां हैं जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, इंडस जिसको सिंधु नदी कहते हैं, ये तीनों की तीनों नदियां, जैसे गंगा नदी है तो गंगोत्री से निकलती है, यमुना नदी है तो यमुनोत्री से निकलती है ना, ब्रह्मपुत्रा है तो मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, सिंधु नदी है तो उसी इलाके से निकलती है। और ये तीनों नदियां जो इरोजन का काम करती हैं, वहां से जब चलती हैं तो गंगा नदी जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाती है, ब्रह्मपुत्रा नदी है वो बांग्लादेश में जाती है और सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में जाती है। तो तीनों के रास्ते जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा का पैरेलल, गंगा जो है ब्रह्मपुत्रा के पैरेलल चलती है और ब्रह्मपुत्रा जो है गंगा के पैरेलल चलती है, यानी गंगा गंगोत्री से निकलती है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, है ना। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये गंगा नदी गिर जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाने के बाद इस गंगा नदी का दो मुहाना हो जाता है, इसके दो रास्ते हो जाते हैं। वहां से ये नदी दो भागों में बढ़ जाती है। गंगा नदी का एक भाग बांग्लादेश में चला जाता है और गंगा नदी का एक भाग जो होता है वो बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। तो जो बे ऑफ बंगाल में चला जाता है वही बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले वो मुहाने पर एक डेल्टा का निर्माण करती है गंगा नदी, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरबन का डेल्टा। ये सुंदरबन का डेल्टा जो है, ये सुंदरबन का डेल्टा जो है ये विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नदी के द्वारा बनाए गए इस डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है और ये विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, यानी ये बड़ा ही उपजाऊ होता इस यहाँ का क्षेत्र है। यहाँ इसका नाम सुंदरबन का डेल्टा पड़ा। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है कि इस डेल्टा का नाम सुंदरबन का डेल्टा ही पड़ा? क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है, उसी पेड़ के
है ना, अधिकता पाए जाने के कारण इस डेल्टा का नाम सुंदरबन का डेल्टा रखा गया। यहाँ पे देखिएगा कि दो तरह के चीजों का, दो फसलों का उत्पादन सबसे अधिक होता है। एक तो चावल का उत्पादन होता है, दूसरा जूट का उत्पादन होता है जो विश्व प्रसिद्ध है। यानी पश्चिम बंगाल में देखिएगा कि जूट मिलें सबसे अधिक थी, जब बिहार और उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक लोग आज से विगत 30, 40, 50 वर्ष पहले सबसे अधिक लोग बंगाल के यानी कलकत्ता के जूट मिलों में काम करते थे। वर्तमान समय में तो बहुत सारी जूट मिलें बंद हो गई, जिसके कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, अपने अपने घर को लौट गए। लेकिन जिस समय जूट मिल चलता था, लोग दिल्ली, बम्बे, गुजरात, राजस्थान बहुत कम जाते थे, लेकिन कलकत्ता जरूर हर परिवार से 1-2 आदमी जाता था और जूट मिलों में काम करता था, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति जो थी वो अच्छी रहती थी, इकोनॉमिकल कंडीशन मजबूत होता था। उससे लोग अर्न करते थे, अपने घर परिवार को पैसे भेजते थे, तो घर परिवार पे खेती वगैरह करके और अपने जीवन को लोग यापन करते थे और भरण पोषण करते थे। तो ये हम लोग देखें कि ये जो गंगा नदी है ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिस डेल्टा का नाम सुंदरबन का डेल्टा है। और इस सुंदरबन के डेल्टा का विस्तार जो है ये केवल भारत के बे ऑफ बंगाल में ही नहीं है, बल्कि इसका आधा से अधिक भाग बांग्लादेश में भी है। यानी बांग्लादेश भी इस मामले में धनी है और इधर हमारा भारत भी इस मामले में बहुत ही धनी है। निश्चित तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि नदी का जो 3 काम है वो तीनों काम को आप लोग समझ गए। इसका वर्क ऑफ रिवर भी समझ गए, नदी का काम भी समझ गए, एम ऑफ रिवर भी समझ गए, नदी के उद्देश्य को भी समझ गए। अब ये नदियां जो होती हैं ना, जब तीव्रगामी चलती हैं, ठीक है, यानी तीव्रगामी कहाँ चलती हैं? पहाड़ी इलाके में, पर्वतों पर तीव्रगामी होती हैं, लेकिन जब ये मैदानी इलाके में आती हैं तो ये तीव्रगामी नहीं होती हैं, जिसके कारण ये मलबे को कहीं कहीं जमा करती जाती हैं। तो जिस क्षेत्र से नदियां गुजरती हैं उन क्षेत्रों को हम लोग नदी का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कहीं कहीं देखिएगा कि 2 नदियां क्रॉस करती हैं, उसके बीच का भाग जो लैंड मास होता है उसको द्वाब कहा जाता है। यानी 2 नदियों के बीच के भूभाग को द्वाब कहा जाता है और द्वाब का क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध होता है, यानी उपजाऊ के उत्पादन के मामले में। और वहाँ की मिट्टी जो होती है वो विश्व प्रसिद्ध मिट्टी एलुवियल सॉइल होती है और वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, जिसके कारण द्वाब वाले क्षेत्रों में घनी आबादी पाई जाती है। एक लेविज होता है, उस लेविज वाले क्षेत्र में भी देखिएगा जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, उसको हम लोग लेविज बोलते हैं। नदी के किनारे वाले भाग, यानी नदी का लेवल जो होता है काफ़ी नीचे होता है और उसका किनारे वाला भाग बहुत ऊपर उठा हुआ होता है, जो बाढ़ के पानी आने के बाद भी वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, उसी को हम लोग लेविज कहते हैं। और वहाँ भी लोग बहुत अधिक निवास करते हैं, क्योंकि नदी के द्वारा बहुत फायदे होते हैं। उनको पानी अवेलेबल हो जाता है नदियों के द्वारा, वो व्यापार कर लेते हैं नदी के मार्ग से, और बहुत तरह के फायदे होते हैं। वहाँ पे बाढ़ का पानी आता है, मैदानी इलाकों में आता है, 2, 4, 5, 10 दिन रहता है और मिट्टी की नमी को बरकरार कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे मिट्टी में नमी हमेशा बरकरार रह जाती है, जिसके कारण वहाँ पे अगले फसल की खेती, जैसे गेहूँ की खेती करने में, जैसे बिहार में देख लीजिए बाढ़ का पानी आता है एक बार और पूरे बिहार में घूमकर अपने मार्ग से चला जाता है। नतीजा क्या होता है? जो मट्टी काफ़ी है ना मजबूत हो जाती है, कठोर बन जाती है, उस मिट्टी पे जब बाढ़ का पानी आ जाता है, वर्षा का पानी हो जाता है, तो उसमें नमी आ जाती है। अब उसमें क्या होता है, फिर नवंबर में आपको गेहूं की खेती करने में, रबी फसल को बोने में बहुत ही सहायक होती है। अगर वो नहीं आए बाढ़ का पानी मैदानी इलाके में, तो निश्चित ही तौर पे कहा जा सकता है कि मैदानी इलाके में भूखमरी आ सकती है। इसीलिए ये कहा गया है कि ये पेरेनियल रिवर जो होती है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है, मैदानी इलाके के लोगों के लिए बहुत उपयोगी होती है, और साथ ही साथ ये दर्शनीय भी होती है। गंगा नदी देखिएगा कि काफ़ी कभी कभी दूर चली जाती है ना,
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक, है ना, गंगा नदी काफी दूर रहती है। लेकिन जब उसमें वाटर लेवल बढ़ता है तो गंगा नदी का दर्शन करने के लिए लोग चलते हैं। भाई गंगा नदी आ रही है, बाढ़ का पानी आ रहा है, यानी गंगा नदी आ रही है। कहीं कहीं सुनिएगा जमुना नदी आ रही है। आखिर ये गंगा नदी कहाँ मैदानी इलाके में आकर मिलती है? तो ये गंगा नदी आकर के इलाहाबाद में क्या होती है, ये जो जमुना नदी है, ये जमुना नदी जो है इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। और जमुना नदी सिंगल वे ऑफ बंगाल तक नहीं पहुंच पाती है, जबकि ये जमुना नदी जहां से गंगा नदी निकलती है उसी के बगल यमुनोत्री एक स्थान है जो उत्तराखंड में है, और यह भी गंगा नदी जो गंगोत्री से निकलती है ये भी उत्तराखंड में है, और दोनों जाकर के इलाहाबाद में एक दूसरे के साथ मिल जाती है। जबकि गंगा नदी जो निकलती है तो पहाड़ी इलाके से आकर के मैदानी इलाके में हरिद्वार में गिर जाती है। यानी हरिद्वार वह उसका पहला स्थान है जहां वह मैदानी इलाके में आकर के मिलती है, और वहां से उसकी तीव्रता में कमी आने लगती है। जैसे जैसे वहां से बढ़ती जाती है इधर के तरफ, बे ऑफ बंगाल के तरफ, अपने लक्ष्य के तरफ, उसकी तीव्रता में कमी आते जाती है। लेकिन जब जून जुलाई का मौसम होता है, जून जुलाई का महीना जब होता है तो गंगा नदी में मैदानी इलाके में भी क्या होता है, तीव्रता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल बढ़ जाता है। वाटर लेवल बढ़ जाता है तो नदी अपने मार्ग के तरफ तेजी के साथ बढ़ती है, तो वही क्या करती है, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण उन दिनों देखिएगा आए दिन, है ना, नदियों में घटनाओं का जाल बिछ जाता है। आए दिन लोग, बच्चे, नाव, शिप क्या होती है नदियों में डूबते रहते हैं। ये न्यूज में सुनते रहते हैं हम लोग। तो गंगा नदी जब आती है तो वो एक बहुत बड़ा विभीषिका का रूप लेकर आती है, जिसको हम लोग फ्लड बोलते हैं, बाढ़ बोलते हैं। गंगा नदी तो आती है, तो याद रखिएगा वो बाढ़ का रूप कब कहलाता है, जब नदी उस रूप में आ जाती है कि जहां पे लोग निवास करते हैं उन इलाकों में जब नदी का पानी जाने लगता है तो उसका नाम बाढ़ हो जाता है। और जब तक मैदानी इलाके तक, खेतों तक हमारे नदी आती है और चली जाती है, यानी बाढ़ का पानी जब हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करता है, जान माल की क्षति नहीं करता है, प्रॉपर्टी का लॉस नहीं करता है, तब तक उसको हम लोग बाढ़ का रूप नहीं देते हैं। तब तक कहते हैं कि नदी आई है। लेकिन जैसे ही नदी हम लोग को नुकसान पहुंचाने लगती है ना, जब हम लोग को नुकसान पहुंचाने लगती है, हमारे प्रॉपर्टी को लॉस करने लगती है, जान माल की क्षति करने लगती है, तब उसको हम लोग नाम दे देते हैं बाढ़ का, फ्लड का। और ये फ्लड क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही दुखदाई होता है। लेकिन जब तक वह किसी तरह का नुकसान नहीं करती है तब तक उसको हम लोग बाढ़ का पानी नहीं बोलते हैं। यानी अभी देख लीजिए सारण जिला का, अभी जो गोपालगंज में देखिएगा कि एक बांध टूट गया और गंडक नदी का भी बांध टूट गया, जिसके कारण पूरा गोपालगंज, सिवान का उत्तरी भाग देख लीजिए। फिर चले आइए सारण में, सारण का उत्तराखंड जिसको कहते हैं हम लोग, मढ़ौरा, मसरख, तरैया, मकेर, पारसा, पानापुर, ये सभी के सभी इलाके आपके क्या हो गए, बाढ़ के चपेट में आ गए। लोगों के घर क्या हो गए, उस पानी में डूब चुके हैं। कितनी की जानें जा चुकी हैं, बहुत लोग का प्रॉपर्टी लॉस हो गया, पता ही नहीं चला कि उनके घर कहाँ गए। उनके कुछ लोग के तो बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं जो उस बाढ़ के पानी में दह बह गए हैं। अभी भी स्थिति भेल्दी, मकेर, सुनहो का जाकर देख लीजिए, ऐसा ही बना हुआ है। रोड पे, सड़कों पे, जो नेशनल हाईवे है, NH जिसको बोलते हैं, उन सड़कों पे करीब करीब 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, विगत के 5 दिन पहले, 10 दिन पहले 4 फीट पानी आ गया था सड़कों पे। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति है वो 2 फीट सड़कों पे पानी है। तो घरों की स्थिति क्या है? यही कारण है कि जब वो लॉस करने लगती है ह्यूमन बीइंग को, प्लांट किंगडम को, एनिमल किंगडम को, जब वो लॉस करने लगती है, यानी उनको नुकसान पहुंचाने लगती है, तो उसका नाम हम लोग बाढ़ दे देते हैं। इसीलिए हम लोग इसको आज पढ़े, पेरेनियल रिवर को। इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है जो कि अगले वीडियो में मैं आप लोग को बनाकर भेजूंगा।
कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। जो पढ़ना होगा वो टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग तीसरा चैप्टर जो हमारा टर्म 1 को पूरा करता है, हम 2 चैप्टर आप लोग को पढ़ा चुके थे, इसीलिए तीसरा चैप्टर का वीडियो आप लोग के लिए तैयार किए हैं। जय हिंद, जय भारत।